छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल 117 सीट में 114 जीत चुके हैं 19 में। अब 117 से क्या 200 सीट जीतेंगे? कहाँ जीतेंगे? तेलंगाना के, आंध्रा के, तब ना 400 पार करेगा। कहाँ से आ रहा, जरा कैलकुलेशन बताइए ना मुझे। ये अंदर का जो कुंठा है ना, चूंकि हार रहे हैं बुरी तरीके से, बोल रहा है इनके खिलाफ। डेमोक्रेसी यही है क्या? डेमोक्रेसी में सबको अपने विचार रखने का हक होता है। तो ये तो एकदम तानाशाही की सरकार है। इमरजेंसी हमने देखा नहीं, लेकिन इमरजेंसी से बदतर हालात। जब जो मुझे जहाँ काम करने का अवसर मिलता है, अपने हिसाब से हम काम करते रहते हैं। जब विश्वविद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, तब विश्वविद्यालय में अपना काम कर रहे हैं। जब राजनीति में आएंगे तो मेरा काम बताएगा ना। अभी से हम क्या, हम साधु थोड़े ही क्या भविष्यवाणी करते हैं। बीजेपी हराओ, देश बचाओ। 10 साल में बीजेपी ने देश के सारे संसाधन बेच दिए हैं कुछ पूंजीपतियों को। संवैधानिक संस्थाएं जो है उसकी हत्या हो रही है। अल्पसंख्यक मुसलमान को पीटा जा रहा है गोमांस के नाम पर। अब पता लगा कि गोमांस के व्यापारी से इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा भी आ रहा है। तो इनकी जो लीला थी ना, करनी और कथनी जो है ना, स्पष्ट सामने आ गया है। इसलिए सीधा और सीधा है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान और मुल्क को बचाना है, तो बीजेपी को हराना है, आरएसएस को हराना है। जी, बीजेपी कह रही है कि पूरे हम 400 पार कर रहे हैं, तो ऐसे में चारों तरफ से तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो जब विपक्ष में नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। जिसको 400 पार करना होगा चुपचाप रहेगा ना। ये बार बार नारा देना 400 पार, ये तो अंदर से वो डर है ना। कहाँ कहाँ से 400 पार लाइएगा, मैं बता देता हूँ। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल 117 सीट में 114 जीत चुके हैं 19 में। अब 117 से क्या 200 सीट जीतेंगे? कहाँ जीतेंगे सीट? बिहार में 39 जीत चुके थे। क्या बिहार में 39 सीट जीतेंगे इस बार? 45 जीतेंगे। कहाँ से 400 पार? 400 पार करने के लिए दक्षिण के सीट भी जीतने पड़ेंगे ना। केरला के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के, आंध्रा के, तब ना 400 पार करेगा। कहाँ से आ रहा, जरा कैलकुलेशन बताइए ना मुझे। ये अंदर का जो कुंठा है ना, चूंकि हार रहे हैं बुरी तरीके से, तो कहते हैं ना बिहार में कि बुझता हुआ दिया फकफकाता ज़्यादा है, तो वही फकफका रहे हैं। ये बेसिकली हार रहे हैं। 150 सीट भी आएगा कि नहीं आएगा इसकी कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग तो घूम घूम के कह रहे हैं कि भाई जात पे, घर का, परिवार भी का व्यक्ति भी अगर बीजेपी से खड़ा हो या एनडीए से खड़ा हो तो उसको हराओ, अपना खर्चा करके हराओ। बीजेपी को हराओ, क्योंकि 10 साल में हम लोगों ने देखा है सारे संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, वो तो सब कह रहा है, दिख ही रहा है। विपक्षियों को किस तरह से दमन करना है ना, पूरा अकाउंट बंद कर देना है। जो उनके खिलाफ पत्रकार लिख रहा है, बोल रहा है, उसको पकड़ के जेल में ठूस दो। जो प्रोफेसर बोल रहा है इनके खिलाफ। डेमोक्रेसी यही है क्या? डेमोक्रेसी में सबको अपने विचार रखने का हक होता है। तो ये तो एकदम तानाशाही की सरकार है। इमरजेंसी हमने देखा नहीं, लेकिन इमरजेंसी से बदतर हालात अभी हैं। ये कहते हैं ना, संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं करेंगे। जो संवैधानिक प्रावधान है उसको खत्म कर देंगे, अपने आप संविधान खत्म हो जाएगा। जी, शुक्रिया। एक चर्चा का विषय बना हुआ है सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से, तो इस पर क्या कहना आपको? क्या चर्चा का विषय बना हुआ है? कि यहाँ से अभी तक लोकसभा में प्रत्याशी बतौर में कोई मजबूत नहीं आया अब तक। तो ये चर्चा तो होने दीजिए। चर्चा तो अच्छी चीज़ है ना। आपका भी नाम चर्चा में आ रहा है। अब तो आ रहा है तो अच्छी बात है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों अच्छा लगेगा? आप चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा विद्वान है। तो चलिए, चर्चा में तो अच्छा है। जब जो मुझे जहाँ काम करने का अवसर मिलता है, अपने हिसाब से हम काम करते रहते हैं। जब विश्वविद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, तब विश्वविद्यालय में अपना काम कर रहे हैं। जब राजनीति में आएंगे तो मेरा काम बताएगा ना। अभी से हम क्या, हम साधु थोड़े ही क्या भविष्यवाणी करते हैं। जब आएंगे तो उस समय देखिए, उस समय सवाल पूछिएगा भाई। जब टाइम मिलेगा 5 साल काम करने का, तभी ना पूछिएगा कि 5 साल में आपने क्या किया। नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोग को? कुछ नहीं, बीजेपी को हराइए, बस बात खत्म है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे बाकी हिसाब किताब। थैंक यू। नशा जो धर्म का चढ़ाता है ना, आप हिंदू हैं, तो नशा नहीं, ये एक तरह का ही धंधा है। इलेक्शन के समय सब हो जाओगे, और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, निकाल डंडा भाई, कौन है कुशवाहा है, कौन है जाट है। देखे ना महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ। इलेक्शन के समय हिंदू धर्म की रक्षा करने जा रहे थे। तो यहाँ राम मंदिर बना था, ट्रस्ट में आप लोग गए, घंटा बजाने का मौका मिला कि नहीं मिला? दुनिया के तमाम तानाशाहों को, तमाम रूलिंग एलिट्स को सबसे ज़्यादा जो खतरा और भय होता है, वो सिर्फ एक चीज़ से होता है, वो होता है शिक्षा से होता है।
क्योंकि शिक्षा तो सिर्फ डिग्री नहीं देता, वो आपका दिमाग भी खोलता है, और जब दिमाग खुलेगा तो आप नए सवाल भी पैदा करोगे, नए सवाल पैदा करोगे, और तानाशाह इन सवालों से डरता है। हमारे कॉलेज के गेट पर बिहार के ही है सिक्योरिटी स्टाफ, अमित भाई जानते हैं, 12,000 15,000 रुपये, वो भी कोई खाली दलित नहीं है, सब उसमें ठाकुर भी है, उसमें भूमियार भी है, उसमें ब्राह्मण भी है। लाइए हम बोल देते हैं, और जाके मेरे बारे में पूछेगा, बताएगा कि आखिर हम किन की लड़ाई लड़ते हैं। उनसे हम सवाल पूछे कि अगर यही नौकरी सरकारी होती तो कितने सैलरी मिलते? 40,000, 50,000, 60,000, और अब ये प्राइवेट है तो कितने मिल रहे हैं? 15,000। 12 घंटा नौकरी करो, 8 घंटे का पैसा मिलेगा। मतलब देखो मजा आ गया, मोदी जी ने तो एकदम सबका साथ सबका विकास कर दिया बढ़िया से, तबियत से। सासाराम में बाबू जगजीवन राम विश्वविद्यालय बने, नेता लोग अभी आएंगे वोट मांगने, तो एजेंडा जरूर सेट कर दीजिएगा, अपने लिए नहीं कि हमको ठेका दे दीजिए और जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करा दीजिए। सामूहिक डिमांड कीजिएगा, उसमें सब सुरक्षित है। पर्सनल डिमांड जैसी की वैसे समझिए बार्गेनिंग शुरू हो गया। देखिए संविधान, आप अगर समझ रहे हो कि एक दिन घोषणा होगा कि संविधान आज से खत्म कर दिया जा रहा है और आज से आज ये संविधान लागू हो रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि उसके अंदर की आत्मा है वो निकाल दो। अब इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कैसे काम कर रहा है देख लीजिए। जब तक हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाना ये काफी नहीं। अगर आज जो सिस्टम है कि आपको लग रहा है देश और लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, तो इसके लिए उन्होंने 90 साल तैयारी की है भाई साहब, 90 साल तैयारी की है। और जमीन में कितने जनरेशन उनको मिले हैं, कितने जनरेशन, तब जाके वो इंडियन रिपब्लिक पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। वकील लोगों ने जब कोर्ट उतार के राजनीति की तो देश को आजाद करा दिया। सारे आजादी कराने वाले वकील ज्यादातर वकील ही थे, अंबेडकर भी थे, गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू, सब तमाम उठा के देखिए। मैं प्रोफेसर्स को ज्यादा ये बात कहता हूं कि जब आप प्रोफेसर क्यों बने? मैं बना, मैंने कभी आईएएस का एग्जाम नहीं दिया, इसलिए बना कि मुझे सवाल करने का शौक बचपन से रहा। नए सवाल खड़े करना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो मैं अपने क्लिक से कहता हूं कि अगर प्रोफेसर बन के रिटायर के भात खा के रिटायर ही बन गए करके मर गए, तो तुम्हारे प्रोफेसर होने का कोई मतलब नहीं, ना लिखे, ना पढ़े, ना बोले, कुछ नहीं किए। ओवरनाइट इधर से उधर सेकुलर कम्युनल ओवरनाइट चलता रहता है। आप सोचिए कि उसमें आप कहां हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप भी अगर जाति के, घर पे, परिवार पे, रिश्तेदार के नाम पर वोट करेंगे तो इस विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कुछ लोग समरसता की बात करते हैं, तो समरस में तो फिर अलग अलग स्टेटस में रहेगा ना आदमी। एकता हो सकती है, लेकिन एकता में असमानता भी हो सकती है। गरीब अमीर में एकता हो सकती है, लेकिन गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। तो जो समता स्थल था, जो बाबू जगजीवन राम का पूरा जीवन का संघर्ष उस गाथा को व्यक्त करता है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? एकता स्थल। अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इसके मायने समझिए। डेमोक्रेसी पहले क्या है ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हम सब एक ही विचार मानते हैं और एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी ये है कि हम सब अलग अलग विचार मानते हैं, तब भी हम लोग एक साथ रहते हैं। ये है डेमोक्रेसी।